हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आकाश अल्मुले वंस अगेन मेरे यूट्यूब चैनल जो कि पहले मेरा यूट्यूब चैनल का नाम था नर्सिंग डुओ, उसको थोड़ा चेंज करके अभी नया नाम दिया है मेरे चैनल को। उसका नाम है लर्न नेक्स्ट नर्सिंग। इसका शॉर्ट फॉर्म एल एन एन। ओके, सो ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है। नया मीन्स नर्सिंग डुओ को ही मैंने ये उसको नाम दिया है। तो बेसिकली इसका ये था कि स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिले। नर्सिंग डुओ और LNN, दैट इज़ लर्न नेक्स्ट नर्सिंग, मीन्स वन स्टेप अहेड, लर्निंग नर्सिंग वन स्टेप अहेड, ये इसका एक स्लोगन है। दैट इज़ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं आपको एक स्टेप आगे जाके जो भी नए नए एग्ज़ाम्स आने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, उसको किस तरीके से आप क्रैक कर सकते हो, किस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो, आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हो, ये इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन मैं दे दूंगा। मेरा नाम है आकाश येलमुले और मैं MSc इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग मेरा हुआ है। एंड एट प्रेजेंटली इसके पहले तो मैं स्टेट गवर्नमेंट DMER एज वेल एज DHS यहाँ पे बहुत साल काम कर चुका हूँ। उसके बाद एट प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन ESIC, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड वेलफेयर के लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उसमें मैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम करता हूँ। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। बहुत दिनों से मैंने किसी को बताया नहीं था, मेरे चैनल तो ओपन कर लिया, मेरे बारे में इंट्रोडक्शन नहीं दिया था। तो दोस्तों, मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि ऑलरेडी आई एम वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट। सो आपको मैं यहाँ पे ये वीडियो चैनल शुरू करने का यही मेरा ये है कि जो बच्चे जो पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर है उनको मोटिवेशन दूँ, गाइडेंस दूँ, ये मेरा मोटो है। तो चलो शुरुआत करते हैं कि आज का टॉपिक रहेगा एम्स नॉरसेट 2023 की तैयारी आप किस तरीके से कर सकते हो। क्योंकि क्या है दोस्तों, अभी ये साल एम्स नॉरसेट 2022 का जो एग्ज़ाम सितंबर में हुआ, उसका रिज़ल्ट आया भी सितंबर में। अभी उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एम्स नॉरसेट 2022 में 1,05,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। जो हमारे नर्सिंग के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स लोगों ने 1,05,000 लोगों ने, उसमें से 94,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया। और 94,000 में से कितने क्वालिफाई हुए? 19,000, यानी 19,000 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए। तो दोस्तों मैं बता दूं, 19,000 लोग क्वालिफाई है, उसमें से भी जगह कितनी थी? 4,000 के आसपास जगह थी दोस्तों, 4,000 के आसपास। तो मैं आपको ये बोल दूं कि दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है दोस्तों। क्या कि नर्सिंग के बच्चे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और वैकेंसीज कम होते जा रही है। तो दोस्तों, कंपटीशन बढ़ने वाला है। तो आप कमर कस लो, किस तरीके से पढ़ाई करना, कौन से बुक्स रेफर करना, टेस्ट प्रैक्टिस कैसे करना, ये सब मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताने जाने वाला हूँ। तो आप सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे, क्या जानेंगे दोस्तों? सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी आपको सबसे पहले अगर नॉरसेट का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, एम्स का एग्ज़ाम, तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता रहना चाहिए। क्या? देखिए, क्वालिफिकेशन, सबसे पहला तो क्वालिफिकेशन BSc नर्सिंग ऑब्लिक पोस्ट BSc नर्सिंग, ये आपका हुआ होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। प्लस आपके पास क्या होना चाहिए? रजिस्ट्रेशन, वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए आपके पास। तो ये हो गया किसके लिए? BSc नर्सिंग और PBBSc नर्सिंग वालों के लिए। हाँ, BSc नर्सिंग, PBBSc नर्सिंग वालों को कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। वो पास होने के बाद डायरेक्टली फॉर्म भर सकते हैं एम्स नॉरसेट का, और कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का हो वो। बट अगर GNM कैंडिडेट है तो आपके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा? देखिए, आपका GNM पास होने के बाद आपका वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर्टिकुलर स्टेट का और INC का होना चाहिए। प्लस आपको कम से कम 2 साल का अनुभव चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। कहाँ पे? 50 मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। कहीं कहीं पे थोड़ा कम भी होता है, रिलैक्सेशन भी दिया है, कहीं कहीं पे बोला है कि 1 ही साल का एक्सपीरियंस चाहिए GNM वालों के लिए। लेकिन एम्स के लिए 2 साल का अनुभव, एक्सपीरियंस होना ये कंपलसरी है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों कि एज लिमिट, आपका एज लिमिट क्या है
आप अगर नॉर्सेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो अगर आप ओपन कैटेगरी या EWS कैटेगरी से आते हो तो आपको 18 साल से 30 साल के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए, एज होना चाहिए। 30 साल के ऊपर नहीं चाहिए, 18 से 30। ओके, देन OBC है, OBC कैंडिडेट है तो उसके लिए कितना एज क्राइटेरिया रहेगा? 33 ईयर्स का रहेगा, 33 ईयर्स। ओके, देन SC ST है तो उसके लिए 35 ईयर्स का एज क्राइटेरिया रहेगा। एंड इसमें एज लिमिट में और एक बता दूं, अगर आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ओके सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट एनी ऑटोनॉमस बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी और स्टेट गवर्नमेंट, ओके, और PSU, इसमें अगर काम कर रहे हो तो आपके लिए जो रिलैक्सेशन मिलने वाला है गवर्नमेंट सर्विस का वो नहीं मिलेगा। सिर्फ आप सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तो ही आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ओपन एंड UR के लिए कितने साल का? 5 साल का, ठीक है, यानी 30 + 5 35, ओके, 35 ईयर्स। देन उसके बाद अगर आप OBC हो तो आपको 38 ईयर्स, यानी 33 + 5 ईयर्स, ओके। देन अगर आप SC ST हो तो आपको क्या है? आपको कितना? 10 साल का, यानी 35 + 5 ईयर्स एक्स्ट्रा, यानी 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय हो तो। ओके, बाकी PWD, एक्स सर्विसमैन, इसका एज क्राइटेरिया अलग रहेगा तो उसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बेसिकली हम इसी के फोकस करेंगे। सो नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड्स, एम्स का एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या रहेगा। एग्ज़ाम पैटर्न लोगों को पता ही नहीं, एग्ज़ाम देने जाते हैं और एग्ज़ाम पैटर्न ही नहीं पता है। चलो हम डिस्कस करते हैं। एग्जामिनेशन विल बी 3 आवर्स, 3 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है। 180 मिनट्स मिलेंगे, उसमें 200 MCQ रहेंगे विथ 4 ऑप्शंस। उसमें से 180 प्रोफेशनल नॉलेज से, नर्सिंग से रिलेटेड MCQs रहेंगे और 20 जो MCQs रहेंगे विल बी ऑन GK एंड एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड पे रहेगा। जो भी करंट पिछले 6 महीने का GK पढ़ के जाना है और एप्टीट्यूड में बेसिक चीज़ें पढ़ के जाना, जो भी आप 8वीं 9वीं 10वीं में जो पढ़े आप, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, हाँ, डिस्टेंस, टाइम, ठीक है, ये सब आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट, इसमें निगेटिव मार्किंग रहती है, वहाँ पे एवरी रॉन्ग आंसर को आपको 1/3 मार्क्स कम हो जाएंगे, दैट इज़ 0.33 जो मार्क्स रहेंगे वो कम हो जाते हैं दोस्तों। एवरी रॉन्ग आंसर को 1/3 मार्क्स आपका कम हो जाएगा, दैट मीन्स 0.33। ओके, अगर सही है तो उसको 1 मार्क्स मिलेगा, अगर रॉन्ग हो जाता है तो 0.33 कम हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए अगर आप जनरल EWS कैंडिडेट हो तो कम से कम 50% मार्क्स लाने हैं, और OBC हो तो 45% और SC ST हो तो 40% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। तो ये हो गया एग्जामिनेशन पैटर्न दोस्तों, ये आपके दिमाग में फिट बैठना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता है एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। सिर्फ राम भरोसे जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और वापस आते हैं, यार हमारा नंबर नहीं लगा। दोस्तों ऐसा नहीं होगा, आपको सबसे पहले कौन सी एग्ज़ाम दे रहे हो ना, उसका स्केलेटन पता होना ज़रूरी है दोस्तों। स्केलेटन यानी उसका स्ट्रक्चर, एग्ज़ाम कैसे आने वाला है, हाँ, उसका कितना मार्क्स का रहेगा, निगेटिव रहेगा नहीं रहेगा, ये। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिलेबस। अब नॉर्सेट में क्या नॉर्सेट का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें क्या इंपॉर्टेंट रहता है, कौन कौन से, अपने यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट है नर्सिंग के, बट 6 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। दोस्तों अभी मैं बता दूं फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग में क्या इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आपको सीधा सीधा बोल दूं, अगर आपको नहीं पता है तो आप लिख लो। सबसे पहला फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पोजिशनिंग। देखो मैं जो भी बताऊंगा ना, इसका मैं हर एक का एक एक वीडियो आगे मैं डालते जाऊंगा। दोस्तों मैं यही बोलूंगा इसे, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यानी जो भी आगे मैं वीडियो बनाऊंगा ना वो आप देख पाओगे, ठीक है। तो देखो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में आपको क्या पढ़ना है, बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बोल रहा हूँ, टाइम निकाल के बोल रहा हूँ। ये देखो, ये मेरा कितना साल का, नियर अबाउट 15 साल का मेरा एक्सपीरियंस, जो निचोड़ के मैं आपको बता रहा हूँ। 15 साल का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है दोस्तों, तो वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, वो अच्छे से आप लिख लो। अगर आप ये वीडियो देख के भूल जाओगे तो चाइनीज प्रोवर्ब पता है ना आपको, इफ़ आई डू आई रिमेंबर, इफ़ आई सी आई फॉरगॉट, इस तरीके से कुछ चाइनीज प्रोवर्ब है दोस्तों। तो वो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप करो, लिख लो, आपको याद रहेगा। देखो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो पोजिशनिंग पढ़ना है,
प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वाइटल साइन, एसिड बेस बैलेंस, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, आईवी थेरेपी, पेरेंटल न्यूट्रिशन, सेंट्रल लाइन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड प्रोडक्ट, सूचर्स, कोलोस्टॉमी केयर, देन हैंड हाइजीन, ethical and legal issues, care of client with the tubes, that is endotracheal tube, tracheostomy tube, nasogastric tube, then urinary catheterization, suctioning, नॉर्मल वैल्यूज ऑफ कॉमन लैब टेस्ट, ऑक्सीजनेशन, सीपीआर, मैकेनिकल वेंटिलेशन, ये पूरे के पूरे जितने टॉपिक बोला ना वो सब आप पढ़ लो दोस्तों, ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, देन रीनल यूरिनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ऑन्कोलॉजी, ये एमएसएन के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में देखेंगे। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में न्यूबॉर्न केयर, अपगार स्कोर, रिफ्लेक्सेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें माइलस्टोन देखो, एंथ्रोपोमेट्रिक डाटा, मेंटल रिटार्डेशन, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, क्लब फूड, सेरेब्रल पाल्सी, डायरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कंजेनेटल डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट एंड जीआईटी, देन प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, देन उसमें इंटीग्यूमेटरी सिस्टम, उसमें आएगा इम्पिटिगोस, स्केबीज, सोरियासिस, देन लास्ट में ब्रेस्ट फीडिंग। ये हो गया पीडियाट्रिक नर्सिंग में आपको क्या पढ़ना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइकेट्रिक नर्सिंग। साइकेट्रिक नर्सिंग जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग, उसमें आपको क्या पढ़ना है, उसमें आपको पढ़ना है ICD-10 क्लासिफिकेशन, थेरापेटिक कम्युनिकेशन, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, साइकोथेरेपी, डिफेंस मैकेनिज्म, पर्सनैलिटी टेस्ट एंड टाइप्स, अल्कोहल एब्यूज डिसऑर्डर, स्किजोफ्रेनिया में स्किजोफ्रेनिया प्लस एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम सिम्टम्स दैट इज EPS, उसके बाद बाइपोलर डिसऑर्डर, लिथियम, एंटी डिप्रेसेंट, देन ECT पढ़ना है आपको, मेंटल रिटार्डेशन पढ़ना है, चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स में ADHD, ऑटिज्म, टॉरेट सिंड्रोम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता रहना चाहिए। देन नेक्स्ट न्यूरोटिक डिसऑर्डर में फोबिया, एंग्जाइटी, फियर, सोमेटोफॉर्म एंड कन्वर्शन डिसऑर्डर, देन OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। देन OBGY में आपको क्या पढ़ना है, OBGY गायनिक में आपको क्या पढ़ना है, देखो पेल्विस एंड फिटल स्कल, इसमें लेबर नॉर्मल, देखो पेल्विस फिटल स्कल ये पढ़ना है, लेबर में नॉर्मल एज वेल एज एबनॉर्मल जो भी प्रेजेंटेशन है वो सब आपको पढ़ना है। RH इनकम्पेटेबिलिटी, PPH एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन, निग्लिस रूल, बिशप स्कोर, PIH दैट इज प्रीक्लम्पिया एंड इक्लम्पिया पढ़ना है आपको। APH में क्या पढ़ना है, एब्रेविया प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये सब आपको पढ़ना है। देन हाइड्रोटिफॉर्म मोल दैट इज V मोल और मोलर प्रेगनेंसी, देन मल्टीपल और ट्विंस प्रेगनेंसी। लास्ट में हम देखेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आपको क्या पढ़ता है। ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ये सबका बाप है दोस्तों। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पूरे के पूरे सब्जेक्ट घुल जाते हैं दोस्तों। तो देखो क्या पढ़ना है, कॉन्ट्रासेप्टिव सॉरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स, ठीक है, एपिडेमियोलॉजी, डेमोग्राफी, मोर्टेलिटी, देन द मोर्टेलिटी एंड morbidity indicators, then communicable and non-communicable diseases, human development indexes, health delivery system, immunization schedule, vaccine, cold chain, levels of prevention, then committees like Bohr and Mudliar and the Chadda committees. Okay, तो ये हो गए क्या के ये सिलेबस, ये आपको पढ़ना है दोस्तों। नेक्स्ट हम देखेंगे मंत्रास ऑफ सक्सेस। अभी आप मुझे बताइए सक्सेस के मंत्रास क्या क्या हो सकते। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे दो प्रकार के लोग हो गए, कोई जॉब कर रहे, विद द जॉब पढ़ाई कर रहे, और विदाउट यानी कोई पास हो गए हैं BSc नर्सिंग और घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों। किसी का ये पहला अटेम्प्ट हो सकता है, किसी का ये दूसरा अटेम्प्ट, किसी का तीसरा अटेम्प्ट, किसी का चौथा अटेम्प्ट भी हो सकता है। तो सबके लिए देखो जो यही फार्मूला आपको अप्लीकेबल होगा, आप जॉब करके पढ़ रहे हो या विदाउट जॉब पढ़ यानी आप जॉब नहीं कर रहे हो, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, तो उनके लिए थोड़ा सा इजी होता है। लेकिन जो जॉब करके पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उनको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो इन दोनों कैटेगरी के लोगों ने टाइम टेबल और डेली रूटीन बनाना है दोस्तों। आपको कब उठना है, कब पढ़ाई करना है, कब जॉब पे जाना है, जॉब पे आने के बाद कितना देर आराम करना है, कितना देर पढ़ाई करना है, ये डेली रूटीन टाइम टेबल बना लो। क्योंकि देखो अभी आपके पास 8 से 10 महीना है, उसमें आपकी थ्योरी भी होना, आपके MCQ प्रैक्टिस भी होना, और ये बहुत सारी चीज़ें करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है हार्ड वर्किंग। दोस्त बोलते हैं अरे दोस्त यार हम लोगों ने बहुत हार्ड वर्किंग की, हमारा नंबर नहीं लगा। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं, ऐसा वक्त आएगा आपका हर एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो बोलते थे 4-4 साल से, 3-3 साल से, सर हमारा सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, हम पढ़ रहे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसे ऐसे मेरे पास एग्जाम्पल है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स है, प्रीवियस स्टूडेंट्स, उन लोगों के नंबर ऐसे कंटिन्यूस, एक एग्जाम में पास, दूसरे एग्जाम में पास, तीसरे एग्जाम में पास, उनको अभी समझ में नहीं आ रहा था हमने ज्वाइन कहाँ करना है,
ठीक है, ऐसा भी एक वक्त आता है। तो ये कब आता है? जब आप हार्ड वर्क करोगे। हार्ड वर्क क्या होता है? आप पढ़ाई, हार्ड वर्क आपको सफलता देगा ही देगा। ऐसा नहीं है कि हार्ड वर्क करने के बाद आपको असफलता मिलेगी। मिलेगी, एक बार मिलेगी, दो बार मिलेगी, लेकिन तीसरे बार आपको सक्सेस मिलेगी दोस्तों। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी इन स्टडी, निरंतरता। यानी आप किस तरीके से पढ़ते हो, आज पढ़ रहे हो, कल नहीं पढ़ रहे हो, परसों पढ़ रहे हो, तरसों नहीं पढ़ रहे हो। अरे बाबा, ये ऐसा नहीं करना है भाई। आपको रोज आपका टाइम टेबल सेट किया है, आपको रोज पढ़ना है। इससे आपको ना आगे बर्डन कम पड़ा। आप पढ़ोगे, अरे यार 1 साल बाकी एग्जाम को, अभी से मैं क्यों पढ़ूँ? अरे भाई, अभी से नहीं पढ़ोगे ना तो लास्ट में ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे दिमाग का भाजीपाला हो जाएगा, आप पढ़ नहीं पाओगे। समझे? यानी आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपको क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। अभी से आप टाइम टेबल पढ़ोगे ना, अभी थ्योरी पढ़ना है, ये महीने में आपको एमसीक्यू करना है, ये टाइम पे आपको प्रैक्टिस करना है। इस तरीके से आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा खुद का। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे मेथड्स ऑफ स्टडी, मेथड्स टू स्टडी। आप किस कौन कौन से मेथड यूज कर रहे हो पढ़ाई के लिए? देखो, सबसे पहले तो सेल्फ स्टडी। मैं सीधा बोलूंगा, सेल्फ स्टडी से आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे। आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरे को अगर ये ऐसा ऐसा टॉपिक है, कार्डियक सिस्टम का मेरा टॉपिक है, तो इसमें मेरे को क्या पढ़ना है, इसमें मैक्सिमम एमसीक्यू कौन से आ सकते हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये आपको सेल्फ स्टडी से ही पता चलेगा। इसलिए आप सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में दूसरा है ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी यानी 4 लोगों का ग्रुप बनाओ, 2 लोगों का ग्रुप बनाओ, 3 लोगों का ग्रुप बनाओ। वो ग्रुप में आपको पढ़ना है, समझा लेना है। देखो, आपने एक टॉपिक पढ़ा, दूसरे ने एक टॉपिक पढ़ा, तीसरे ने एक टॉपिक पढ़ा, और साथ में ना एक आधा 1 घंटा साथ में बैठना है आपने और डिस्कस करना है। डिस्कस करने से क्या होता है पता है क्या? आपके खुद के तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे, लेकिन आपके दोस्तों को भी बहुत ईजिली समझ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है और एक दूसरे को समझाना है। नेक्स्ट है पैसिव स्टडी। पैसिव स्टडी क्या होता है दोस्तों? आप घर में बैठे हो, सोते उठते घूमते खाते पीते इधर उधर कुछ क्या करते, टीवी देखते, जहाँ जहाँ पे आप बैठते हो ना, थोड़ा 10 मिनट 5 मिनट टाइम स्पेंड करते हो। जैसे ड्रेसिंग टेबल है, जैसे आपके बेड के बाजू में, आपके स्टडी टेबल के बाजू में जो भी नॉर्मल वैल्यूज़ रहते हैं या विटामिन्स रहते हैं, तो उनके क्या करना पड़ता है, नॉर्मल वैल्यूज़, जो चीज़ें आप है ना इजीली याद नहीं रख पाते हो, वो आपको पैसिवली पढ़ना है। जैसे कि उसके चार्ट्स बना लो, चार्ट चिपका दो। यानी आपका ऐसा जाते आते इधर उधर करते करते आपका ध्यान जाएगा और ये चीज़ें ना आपको याद होते जाएंगी। तो इससे आपको ना वो याद करने में ना बहुत ईजी हो जाएगा वो चीज़ें। नॉर्मल लैब वैल्यूज़ इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पैसिव स्टडी का। उसके चार्ट्स बना लो, चिपका दो, देखते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई सोडियम पोटेशियम इसका नॉर्मल वैल्यू, यूरिया का क्या रहेगा, सीबीसी का क्या रहेगा, इसका क्या क्या, मेल का क्या रहेगा, फीमेल का क्या रहेगा, इस तरीके से। नेक्स्ट है टूल्स एंड ट्रिक्स। टूल्स एंड ट्रिक्स, मुझे लगता है दोस्तों साइकोलॉजी सभी ने पढ़ा, ठीक है, साइकोलॉजी सभी ने पढ़ा। साइकोलॉजी में सबने चंकिंग एंड निमोनिक्स ये सुना ही होगा। हमारी एक मैडम थी, मैं जब बीएससी नर्सिंग कर रहा था उस टाइम पे, मैडम ने हमको अल्टीमेटली सब तभी बोला था कि भैया आप पढ़ रहे हो ना, आप सबसे पहले तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर बड़ा टॉपिक है तो उसके निमोनिक्स बनाइए। उनको चंकिंग, निमोनिक्स ये चीज़ें हमको तभी पता चल गई थी दोस्तों। इसलिए हमारे सिलेक्शन में इतना टाइम नहीं लगा, फटाफट सिलेक्शंस ये हो गए सब, और एट प्रेजेंटली सब सेटल है लाइफ में। लेकिन चीज़ यही है कि ये सब करने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ा दोस्तों। हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टूल्स एंड ट्रिक्स में आप यही करो, आप निमोनिक्स बनाओ। जैसे अभी क्रैनियल नर्व्स के, जैसे विटामिन सोल्यूबल फैट सोल्यूबल विटामिन सोल्यूबल विटामिन, इनके क्या करने के, जैसे अभी मोनोसैक्राइड डाइसैक्राइड में क्या क्या आता है, कौन कौन सा आता है, उसके आप बना सकते हो। ऐसे छोटे निमोनिक्स बनाइए, वो इजीली आप याद रख पाओगे। उसके बाद बुक्स टू स्टडी, कौन कौन से बुक्स यूज़ करना है स्टडी करने के लिए? सबसे पहला फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लिए टीएनआई का एक फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग का बुक आता है, और सिस्टर नैन्सी का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आता है। देन एमएसएन के लिए आप साउंडर्स, ब्रूनर्स ये आप पढ़ सकते हो। देन नेक्स्ट है आप पारुल दत्ता पीडियाट्रिक के लिए पढ़ सकते हो, आर श्रीवनी साइकेट्रिक के लिए पढ़ सकते हो। साइकेट्रिक में आर श्रीवनी प्लस टाउनसेंड भी आप पढ़ सकते हो, भाटिया भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद डीसी दत्ता आप गायनिकोलॉजी ओबीजीवाई के लिए पढ़ सकते हो। देन के पार कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए आप पढ़ सकते हो। उसके बाद बेस्ट बुक्स टू प्रैक्टिस एमसीक्यू। देखिए दोस्तों, पढ़ाई तो हो गई, पढ़ाई के साथ में आपको डेली एमसीक्यू सॉल्व करने हैं।
जितने मैक्सिमम एमसीक्यू आपके आंखों के नीचे से जाने को होना, तभी आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। आपको इससे पता चलेगा, आपको ना टाइम मैनेजमेंट भी होगा। आपका जो एलिमिनेशन पैटर्न जो बोलते हैं ना, 4 एमसीक्यू में से एक को निकाल के फेंकना, 1 2 3, और जो राइट आंसर चूज करने की जो टेंडेंसी है ना, वो दिमाग अपने आप करेगा। अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चालू करोगे, एमसीक्यू डेली सॉल्व करोगे, तो बुक्स टू प्रैक्टिस एमसीक्यू, सबसे पहला तो मैं टारगेट हाई बोलूँगा। टारगेट हाई पढ़ने की बुक नहीं है, मैं सीधी बात बोलता हूँ। टारगेट हाई सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। पढ़ने के लिए मैंने बुक बता दिया है, या खुद के नोट्स निकालो बुक में से, कुछ भी करो, लेकिन टारगेट हाई अगर आप बुक लेके पढ़ रहे हो तो भैया मैं जेन्यूनली बोलूँगा, टारगेट हाई से सिर्फ आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। देन प्रीति अग्रवाल से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। एनक्लेक्स है, एनक्लेक्स तो सबका बाप है, एनक्लेक्स में से तो आप कर ही सकते हो। देन उसके बाद पी आर यादव बेस्ट एग्जाम्पल है। लास्ट 2019 में मेरे वाइफ ने भी पी आर यादव ही एमसीक्यू का बुक प्रैक्टिस करके ही सॉल्व करके वो ईएसआईसी में आ गई है, मेरी वाइफ भी। ठीक है दोस्तों, तो परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो पी आर यादव का तो मेरे पास परफेक्ट एग्जाम्पल प्लस उसका ये भी है, यानी क्या बोलूँ, सक्सेस मिला है वो पढ़ने के बाद मेरे वाइफ को। ठीक है, तो ये हो गया है बुक्स टू प्रैक्टिस एमसीक्यू। देन उसके बाद मैं आपको ये बोलूँगा मोटिवेशन एंड विजन। मैं आपको ये बोलूँगा कि मोटिवेशन एंड विजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी नर्सिंग की एग्ज़ाम या कोई भी लाइफ में टारगेट अचीव करने के लिए अपने को मोटिवेशन प्लस विजन की बहुत 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 ज़रूरत है। मोटिवेशन क्या हो सकता है? किसी के लिए स्टेबिलिटी, यार जॉब मिलेगा, शादी होंगी, अच्छा कमाएंगे, अच्छा लाइफस्टाइल जिएंगे, ये मोटिवेशन हो सकता है। हाँ, किसी को रिच बनना है, किसी के गाड़ी लेना है, ये सब मोटिवेशन हो सकता है। किसी का विजन हो सकता है कि आफ्टर गेटिंग गवर्नमेंट जॉब आई विल डू प्रिपरेशन फॉर एमपीएससी एज वेल एज एनी पीएससी एग्जाम और एनी आईएएस के लिए भी प्रिपरेशन। बहुत सारे लोग जो नर्सिंग में बहुत काबिल तारीफ जो अचीवमेंट कर लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब ले लेते हैं, उसके बाद उनको अल्टीमेट उनका विजन क्या रहता है कि हम आईएएस की तैयारी करें। बहुत सारे नर्सिंग किए वाले बच्चे, अभी लास्ट ईयर भी सुना होगा, उसके लास्ट ईयर भी सुना होगा कि नर्सिंग किए वाले बच्चे वो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सिलेक्शन भी हो रहा है दोस्तों। इस बार भी हमारे भी ईएसआईसी में बहुत सारे बच्चे हैं कि जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। और मैं उनको बहुत प्रोत्साहित भी करता हूँ कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपीएससी करो, यूपीएससी करो, लेकिन अच्छे से करो दोस्तों। तो ये विजन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मैं आपको इसी के साथ ये बोलूँगा, अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो ये वीडियो देखो। देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर करिए और उनको बोलिए चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियोस बनाने वाला हूँ। अभी हम थेरोटिकली शुरू करेंगे, जो भी प्रैक्टिकल बेस्ड जो भी ये किए, क्योंकि नॉर्सेट में क्या होता है दोस्तों, 180 जो नर्सिंग के एमसीक्यूज आते हैं उसमें से 20 to 30 जो रहते हैं ना, वो इमेज बेस्ड एमसीक्यू आते हैं। तो वो इमेज बेस्ड एमसीक्यू से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना लिया है। अभी मैं थेरोटिकली बनाऊंगा, तो आपने बिना चूके वो देखनी चाहिए, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और मेरा यही है कि रोज़ आपने 10 से 20 एमसीक्यू सॉल्व करनी चाहिए। यानी साल में कितने दिन है? 365 इंटू 10 पकड़ोगे तो नियर अबाउट कितना हो गया दोस्तों? इतने एमसीक्यू आपके सॉल्व होंगे। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि डेली फ्री टेस्ट आपको अगर देनी है तो लर्न नेक्स्ट नर्सिंग, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे जाके आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो आप डेली नर्सिंग की एग्ज़ाम, और हर संडे भी हम 100 मार्क्स का एमसीक्यू देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो 100 मार्क्स का एमसीक्यू जो टेस्ट रहता है वो संडे को आता है, और रोज़ 10 से 5 एमसीक्यू का ये डेली फ्री टेस्ट भी रहता है। तो ये आप बिना चूके आप सॉल्व कर पाओगे दोस्तों। मैं यही बोलूँगा कि आप जल्दी से फटाफट अपना मोबाइल निकालिए, यूट्यूब ओपन करिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, देन टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन करिए दोस्तों। ओके, तो इसी के साथ मैं आपको बोलूँगा गुड बाय, जय हिंद।